यार इसको और घुमा लो। सामने में। Yes, Anmol, I'm audible. ये यस डायरेक्शन सर। आपका ये डायरेक्शन थोड़ा ये वर्टिकल हुआ है, हॉरिजॉन्टल कीजिए। डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसा कीजिए। बोर्ड की पाएगा उसको ऐसे जाकर पता नहीं। यस, ऐसे यस, राइट। ठीक है तो तुम ऐसे कर लो। ऐसे अब देखो। ऐसे क्या था? सेंटर था। हम्म, है? तो कैमरा ही ऐसे उल्टा कर दो रख के। हम्म? चलो अभी तो खड़ा होने के लिए किसी की ऐसे डायरेक्शन सही नहीं आ रही बोर्ड की। बात करो फिर भी देखो। पहले डायरेक्शन सही नहीं आ रही वैसे करके बात। सर ऐसे ठीक है। यस, अभी किया था वो सही है इसका। अभी आप इसके बोर्ड के सामने खड़े हो ना। हाँ जी। नहीं, अभी जो डायरेक्शन की थी वो सही थी, अभी ये वर्टिकल है तो मुझे अभी दिखाई वैसे ही कहते हैं। हॉरिजॉन्टल सर, अभी किया था ना इसको। ये फोन ऐसे नहीं होगा। देखते हैं। एक सेकंड सर। 90 डिग्री और कर दीजिए, हो जाएगा। उसको लिखता था वैसे और हो जाएगा सफेद होगा। एक सेकंड इसको निकाल लो वो। ऐसे डाल दो इसमें। ये सब सही है, इसको सेट कर दीजिए आप। इधर बैक कैमरा करो फ्रंट। बैक सही रहेगा। बैक कर दो। सर बैक कैमरा यूज करें या फ्रंट? कोई सा भी कर लीजिए, बस ये जो डायरेक्शन है ये सही है बिल्कुल। बैक में ठीक है। यस, राइट। जैसे स्टार्ट करते हैं, टुडे टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लास्ट डे वी हैव डिस्कस बीबीटी। टुडे न्यू टॉपिक यस इज सर। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Yeah, let me start. CFT. सर विजिबल है? Yes, visible. Fine. Yes.
तो टॉपिक है क्रिस्टल थ्योरी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेलेस बोर्ड थ्योरी। वेलेस बोर्ड थ्योरी कहती थी कि जो हमारी बॉन्डिंग होगी मेटल के बीच में और लिगेंड्स के बीच में वो प्योरली कोवलेंट होगी। बट ये अपोजिट कहती थी, यही कहती थी कि जो बॉन्डिंग होगी बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड वो आपकी आयनिक होगी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी प्योरली। इस थ्योरी ने कहा कि चाहे आपके पास लिगेंड न्यूट्रल हो, चाहे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, उसको एज अ डाइपोल कंसीडर करेंगे, एज अ पॉइंट चार्जिंग कंसीडर करेंगे। इन्होंने कुछ एजम्पशंस लेके चले ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। फर्स्ट एजम्पशन ये थी कि जो मेटल होगी वो सराउंडेड होगी बाय द लिगेंड्स। यस फर्स्ट एजम्पशन थी metal is surrounded by the ligands. सेकंड था कि लिगेंड आपके पास कोई भी हो सकता है, लिगेंड कैन बी न्यूट्रल और लिगेंड कैन बी नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल जैसे आपके पास एग्जांपल हो गए अमोनिया, सीओ, एनओ, ये सारे आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। अगर वो न्यूट्रल लिगेंड है तो जो आपको जो उनके पास जो नेगेटिव चार्ज एटम है वो मेटल की तरफ ओरिएंटेड होगा और उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। जैसे अमोनिया है पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो जो आपके पास नेगेटिव चार्ज एटम होगा वो ओरिएंटेड होगा मेटल की तरफ। थर्ड उन्होंने बोला था कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो 100% आयनिक होगी। बीबीटी ने कहा था वो कोवलेंट होगी, इन्होंने कहा कोवलेंट करेक्टर उसमें होगा ही नहीं, वो 100% आयनिक होगी। यस फोर्थ उन्होंने कहा कि जो लिगेंड होंगे सराउंडेड द मेटल आइटम वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे, जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेटल के जो अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा। influence the orbitals of the metal. नेक्स्ट पॉइंट इनके जंक्शन का ये था कि अगर अगर जो लिगेंड है वो मेटल को अप्रोच कर रहे हैं एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन, जैसे हमारे पास मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो अगर उनके पास कोई भी लिगेंड नहीं आया तो सारी उनकी क्या होती है एनर्जी सेम होती है, सेम लेवल पे होते हैं, उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो उसमें क्या होता है स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर वो लिगेंड अप्रोच कर रहा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन मेटल को, वो मेटल की हर ऑर्बिटल को इक्वल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहा है तो वो इक्वल स्प्लिट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे आपके पास डी जेड स्केल ऑर्बिटल है,
वो आपकी अलोंग द एक्सिस होगी। जैसे हमारे पास ये जेड एक्सिस है, मान लो डंबल शेप होती है इसकी, तो इसकी जो डेंसिटी है ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है ये ऑर्बिटल। उसी तरह हमारे पास dx के वाई स्क्वायर है, ये z एक्सिस, ये y, और ये हमारा x। तो ये हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो गई, ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो गई। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं आपकी अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, जबकि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स स्क्वायर है वो प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो जब भी लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो वो हर ऑर्बिटल को इक्वल डिस्टेंस पे रिपेल नहीं करता। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, तो इनकी इनके केस में रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होती है, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में रिपल्शन कम होती है। इसलिए जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट्स में स्प्लिट हो जाती हैं आपको। यस। ये बात ये केस लेके चल रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्टली जो लिगेंड होते हैं वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास फ्री मेटल आयन है, कुछ भी नहीं है, तो डी ऑर्बिटल्स आपकी डी जनरेट होंगी। ये फ्री मेटल आयन है, डी जनरेट का मतलब कि सेम एनर्जी है आपकी। जैसे ही लिगेंड ने उसको अप्रोच किया तो रिपल्शन फील होती है, रिपल्शन होने से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये रिपल्शन कब है? इन केस ऑफ स्फेरिकल फील्ड। अगर जो आपके पास जो लिगेंड आ रहा है मेटल को स्फेरिकली रिपल्शन फ्री हो रही है, मतलब हर डायरेक्शन से इक्वल है, इन केस ऑफ स्फेरिकल फील्ड। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या, ऑक्टाहेड्रल के केस हम अगर लेके चलें तो क्या होता है, उसमें जो लिगेंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो आपके पास जो दो ऑर्बिटल्स हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो हमारे पास ऑर्बिटल होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये थोड़ा सा लिगेंड से दूर होती है, तो इनके अंदर रिपल्शन जो है कम हो जाती है। अब एक रूल होता है बैरी सेंटर रूल। उन्होंने कहा था कि जितनी अमाउंट से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही है, उतनी ही अमाउंट से इनकी एनर्जी डिक्रीज भी हो जाएगी। ये जो बीच वाला सेंटर है उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। इनके बीच में जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में जो गैप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोट से या फिर डी क्यू से। जो डेल्टा नोट है वो 10 डी क्यू के इक्वल होता है। तो क्रिस्टल फील्ड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में वो हो गई, स्प्लिट हो गई। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। The d orbitals fits into the two levels, which is called crystal field. और जो इनके बीच में जो एनर्जी सेपरेशन है उसको बोलते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यस। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोट से या डी क्यू से। डेल्टा नोट इज इक्वल टू होता है 10 डी क्यू। इन ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया, ये तीन ऑर्बिटल्स ही, इनको नाम दिया गया T2G, और जो दो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स है उनको नाम दिया गया EG। T का मतलब ट्रिपली जनरेट, E का मतलब डब्ल्यू जनरेट। तीन ऑर्बिटल सही, वो दो है तो डब्ल्यू डी जनरेट। जी हम यूज करते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। जब हम टेट्राहेड्रल का केस कंसीडर करेंगे तो सिर्फ उसमें E और T2 लिखते हैं, जी नहीं लिखते, क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। यस, एब्सेंट होती, राइट।
ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल में क्या होता है। टेट्राहेड्रल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसा हमारा रूम है, अगर हम मान लें कि रूम की जो रूफ है, छत है, उसके अपोजिट साइड में दो लिगेंड प्रेजेंट है, और जो बेस है उसके नहीं, मतलब उसको उसके वाले कॉर्नर को छोड़ के दूसरे वाले दो कॉर्नर पे जो दो लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो टेट्राहेड्रा बन जाता है। जैसे ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ये बीच में सेंट्रल मेटल आया ना, ये हमने दो कॉर्नर ले लिए कोई क्यूब के ऊपर जो रूफ है उस पे। मान लो यहाँ एक लिगेंड प्रेजेंट है और एक लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, तब जो दो लिगेंड होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, इसके दूसरी साइड पे आएंगे, एक लिगेंड यहाँ पर और एक लिगेंड यहाँ पर। तो ये आपका टेट्राहेड्रल बन गया। इस केस में क्या Yes. होता है, टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी लिगेंड आपका डायरेक्टली कोई भी जो आपकी ऑर्बिटल होती है मेटल की, वो लिगेंड के डायरेक्ट अप्रोच में नहीं आती है। सब जो होती है किस एट अ लिटिल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इस केस में जो रिपल्शन होता है, मतलब जो स्प्लिटिंग होती है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, वो एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कम होती है, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल जो है डायरेक्टली लिगेंड को फेस आउट नहीं करती है। यस। सेकेंड, इस केस में हमने अगर किया था कि ऑक्टाहेड्रल में जो आपके हमारे पास 6 लिगेंड आएंगे, ऑक्टाहेड्रल है मतलब 6, टेट्राहेड्रल में जो आपके पास 4 लिगेंड आएंगे, तो इसमें क्या होगा, ये लेवल्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जो आपके पास जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, वो थोड़ी सी जो है आपकी लिगेंड के पास में होती है, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, वो लिगेंड से और भी ज्यादा दूर होती है, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इस केस में इसको नाम देंगे ई, इसको नाम दे देंगे P2। जी को इसमें हमने हटा देंगे, सब्सट्रेट जी यूज नहीं करते इस केस में। और ये इसमें ये सेम ही रहेगा, इनके बीच में जो सेपरेशन होगी उसको हम नाम देंगे डेल्टा नोट, और या फिर डी क्यू की टर्म्स में। अब इसमें क्या होता है, जो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल है, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हाई स्पिन से क्या मतलब है, अगर हम देखें हमारे पास कोई D1 कॉम्प्लेक्स है, तो पहला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करेंगे, सेकेंड D2 है तो यहाँ आएगा, D3 है तो यहाँ आएगा। और अगर मान लो D3 लेना है हमने, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दें या फिर ऊपर वाले ऑर्बिटल में फिल कर दें। अगर नीचे फिल करते हैं तो उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ऊपर वाले ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। ऐसा क्यों? दो रीजन है। एक तो हमने देखा कि कोई भी जो लिगेंड है वो मेटल्स की ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनमें जो स्प्लिटिंग होगी वो एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल वो कम होती है। सेकेंड, इसमें टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड रिपेल कर रहे थे, 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे मेटल को, और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो इनके केस में जो है स्प्लिटिंग जो होगी कम होगी। तो इसलिए जो हमेशा जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो आपके हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और इनके बीच में रिलेशन भी होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, कि जो डेल्टा टी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, वो 4/9 टाइम्स होगी डेल्टा नॉट के।
यस, राइट। नेक्स्ट हम बात करें लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की। अगर हम केस लेके चले D4 का, D5 का या D6 का, D4 का लेके चलते हैं पहले। ये ऑप्शन बात कर रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सेकंड यहाँ पे, थर्ड हमारे पास यहाँ पे। अब D4 में दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जाए या फिर इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर वाली ऑर्बिटल में जाए। तो इसका क्या होता है, अगर हमारे पास डेल्टा नोट ग्रेटर है पी से, पी क्या है आपका पेयरिंग एनर्जी, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो आपका जो है पेयरिंग हो जाएगी और आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा नोट से, CFC से, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन होगा। तो इस केस में D4 अगर हमारे पास पेयरिंग एनर्जी कम है तो आपका जो है लो स्पिन बन जाएगा, नीचे वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ऊपर वाली ऑर्बिटल में जाएगा। ऐसे D5 का केस है, D5 में भी अगर या तो ये पॉसिबिलिटी कि D5 में यहाँ जाए इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिटल में या फिर नीचे फिल हो जाए। सिमिलरली अगर D6 का केस है, D6 में तो डबलिंग होगी चाहे आपके पास हाई स्पिन है चाहे लो स्पिन है। इस तरह से D8 D9 के केसेस आते हैं। यस। फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ऑक्टाइडल टेट्राइडल के केस में? 1 मिनट sir। ये आपका बैरी सेंटर होता है, यस। यहाँ से लेके इनका बीच में एनर्जी सेपरेशन होगा 0.4 डेल्टा नोट, और बैरी सेंटर से इजी ऑर्बिटल्स में होता है 0.6 डेल्टा नोट। जैसे हम इसी का निकाल ले, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो जाएगा स्प्लिटिंग एनर्जी 5 इंटू में 0.4 डेल्टा नोट, यानी 0.2 डेल्टा नोट आ गई। अगर वही स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस में निकाले, ये जैसे D6 कॉम्प्लेक्स है, इसके केस में क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके नीचे वाली ऑर्बिटल्स में, तो 4 इंटू में 0.4 डेल्टा नोट, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में, तो 2 इंटू में 0.6 डेल्टा नोट, तो माइनस में 1.6 प्लस में 1.2 डेल्टा नोट, तो आपके पास आ गया माइनस में 0.4 डेल्टा नोट। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और प्लस इसलिए लगाया क्योंकि एनर्जी सॉरी माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो रही है, और इनकी प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ रही है। इसमें बैरी सेंटर ये कहता है कि जितने अमाउंट से इनकी एनर्जी कम होगी उतने अमाउंट से उतनी ही एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे हम मतलब अगर इसका ले, अगर हम करें 6 इलेक्ट्रॉन इसमें 4 इसमें है, तो 6 इंटू 0.4 हो गया आपके पास 2.4, और इसी में करें 4 इंटू में 0.6 तो 2.4, तो सेम अमाउंट आता है। ये बैरी सेंटर रूल कहता है कि जितने अमाउंट से आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है ऑर्बिटल्स की, उतनी ही अमाउंट से वो जो है एनर्जी इंक्रीज होगी। यस। सर इसके बाद मैं वो टेट्रागोनल इल्यूमिनेशन और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स करूंगी। इसमें कुछ और कमी है तो बताओ मेरे को।
नहीं, अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। इसके पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो सारे कंप्लीट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेटीडी को आपने स्टडी किया है? इसमें जेटीडी कैसे इंक्लूड किया जाएगा सीएफटी के अकॉर्डिंग, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल? यस सर, किया स्टडी। यस, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जेटीडी हमारा होता है जोन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर साइकिल से मिल गया था ये क्या कहता है? एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल in its degenerate state undergo some distortion, either elongation or compression. Lower its symmetry or degeneracy. इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यस। फर्स्ट ये टर्म है हमारे पास डीजनरेट स्टेट। डीजनरेट, इसमें तीन केसेस आते हैं, नो डिस्टॉर्शन, वीक डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। वीक डिस्टॉर्शन कब होगा? जब आपके पास ईजी आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होगा? जब T2G आपका unsymmetrical, और डिस्टॉर्शन नो डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन नहीं होगा जब आपके पास डीजनरेट होगी सारी ऑर्बिटल्स। मतलब समझते हैं इसका? फर्स्ट हमने ले लिया D1 का केस ले लिया, यस। ऑक्टाहेड्रल का केस कर रहे हैं हम। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका T2G में गया, T2G यहाँ पे अनसिमेट्रिकली फील्ड है, इसको बोलेंगे हम ट्रिपली डीजनरेट। क्यों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, थ्री पॉसिबिलिटीज है, तो इसको बोलेंगे ट्रिपली डिजिटेड। यस। सिमिलरली D2 का केस है, इसमें भी ट्रिपली डिजिटेड है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो तीन केसेस बन जाएंगे। अगर हम बात करें D3 की, तो ये आपके पास हो जाएगा नॉन डिजिटेड। मतलब इसमें जो ये तीन इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब हम इसको डबलिंग तो नहीं कर सकते जब तक सिंगली ऑक्यूपाई ना हो, तो इस यस। केस में जो आपकी डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अगर आपके पास T2G या EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो उसी केस में डिस्टॉर्शन होती है। अगर हम केस ले लें D4 का,
D4 में मान लो हाई स्पीड ले लिया हमने, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G3 EG1। तो EG हमारे पास यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो इस केस में भी डिस्टॉर्शन होगी। अगर ले ले D5 में T2G भी सिमेट्रिकली फील्ड हो गई और EG भी आपकी सिमेट्रिकली फील्ड हो गई, तो इस केस में डिस्टॉर्शन या JTD नहीं होगी। उसी केस में डिस्टॉर्शन होगा जिसमें जो आपकी है अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यस, दो वर्ड्स थे हमारे पास, वीक डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ईजी का लिखा है हमने कि अगर वो ईजी की केस में वीक होती है और T2G की केस में स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि T2G की केस में जो ऑर्बिटल्स होती हैं, यस, यस, कैरी ऑन। सर उल्टा बोल दिया मैंने। ईजी की केस में ईजी की केस में स्ट्रॉन्ग होगी और जो T2G के केस में है वो वीक होगी, क्योंकि ईजी के केस में जो ऑर्बिटल्स होती है वो प्रेजेंट होती है अलोंग द एक्सिस, तो उस केस में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर जो आपकी डिस्टॉर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी और T2G के केस में वीक होगी। अब वो डिस्टॉर्शन होती कैसे वो देखते हैं। केस ले लेते हैं हम D4 का, हाई स्पिन का। तो यस, 3 इलेक्ट्रॉन आपके T2G में और ये इलेक्ट्रॉन आपका गया EG में। हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका DZ स्क्वायर ऑर्बिटल में चला गया। अब मेटल के पास आपके पास ऐसे थे मेटल, अब इलेक्ट्रॉन आपका DZ स्क्वायर ऑर्बिटल में चला गया, तो एज कम्पेयर टू एक्स वाई एक्सिस, जेड में रिपल्शन ज्यादा है, जेड में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, रिपल्शन को कम करने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ऑर्बिटल ये वाली लिगेंड है, ये आपके दूर चले जाते हैं, मतलब इलोंग इलोंग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं टू ओवरकम द रिपल्शन, जिसकी वजह से एज रिजल्ट क्या आता है, जो डीजेड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसी स्प्लिटिंग हो जाएगी, डीजेड स्क्वायर आपका यहाँ पर और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर। सिमिलरली इसमें जो Z ऑर्बिटल वाले हैं, ऑर्बिटल्स में नीचे आ जाएंगी, एनर्जी उनकी कम हो जाएगी, DXZ और DYZ, और इसके केस में DXY। तो ये आपका जोहन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया। ये केस है आपका इलोंगेशन का, जब दो बॉन्ड आपके, जो आपके जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जेड वाली ऑर्बिटल जो है एनर्जी से उनकी कम हो गई, इलोंग हो गया आपका जेड के लोग जो बॉन्ड है। दूसरा केस होता है कंप्रेशन का, उस केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होगी आपकी, वो इलोंग हो जाएंगी और जेड वाली कंप्रेस हो जाएगी टू ओवरकम द रिपल्शन। तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी और DZ स्क्वायर की ज्यादा चलाएगी। सिमिलरली इसमें डी एक्स जेड वाई साइड के ऊपर और DXY की नीचे। अब देखा, ये केस हो गया बस कंप्रेशन का, ये हो गया इलोंगेशन का। अब देखा गया है कि मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस में इलोंगेशन बहुत कॉमन है एज कंपेयर टू कंप्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इलोंगेशन के केस में आपके जो जेड एक्सिस के जेड एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स है, लिगेंड है, बॉन्ड है, वो वीक हो रहे हैं, मतलब दो बॉन्ड वीक हो रहे हैं। और इन केस ऑफ कंप्रेशन में क्या है, एक्स वाई एक्सिस में मतलब 4 बॉन्ड है वो वीक हो रहे हैं।
तो 2 बॉन्ड का वीक होना इट्स इजी एज कंपेयर टू 4। तो इसीलिए जो इलोंगेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है, और जो आपके पास कंप्रेशन है वो कम कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है। यस, गुड। अब जो इसका एक एग्जांपल है कि जो Cu2+ है, ऊपर हमारे पास होता है 4s1 3d10, Cu2+ हो जाएगा 3d9। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P2G6, इसकी कंफिग्रेशन लिखिए Eg3। तो Eg आपकी इसमें अनसिमेट्रिकली फील्ड होती है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो हम टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। और इसकी जो हाईली रिएक्टिव भी होता है, और साथ में हमने रिएक्टिव भी होता है, और साथ में इसकी वजह से बहुत ज्यादा, जैसे हम इबिंग सीरीज में पढ़ेंगे तो उसमें जो कॉपर+2 की रेडियाई होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। सेकेंडली, एक हमने ये चीज पढ़ी है कि जो Cu2+ है वो अनस्टेबल होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है Cu में और Cu में। कॉपर का केस का लेता हूँ, सिल्वर का होता है, बस इतना ही। इसीलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। यस, जॉन टेलर 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायनेमिक एंड स्टैटिक। इनमें क्या डिफरेंस है? दो तरह के हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक उनके केस में होता है जिनके बीच में सेपरेशन बिटवीन T2G एंड Eg इज हाई। डायनेमिक होता है उन केस में जिनमें सेपरेशन बिटवीन T2G एंड Eg इज लो या स्मॉल। जिनके केस में सेपरेशन आपका कम होगा वो आपका डायनेमिक, मतलब डायनेमिक का मतलब कि कभी आपका इलोंगेशन हो रहा है, कभी आपका कंप्रेशन हो रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसको बोलेंगे डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब एक बार हो गया उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। स्टैटिक उन केस में होता है जिसमें आपके पास मोस्टली कॉम्प्लेक्स में, जिसमें Eg आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है। और डायनेमिक उन केसेस में होता है जिनमें आपका Eg T2G आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। डायनेमिक का एग्जांपल है Ti टिटेनियम H2O का 6 तो पॉजिटिव। इस केस में डायनेमिक जॉन डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। स्टैटिक होता है आपका Cu H2O का 6 तो पॉजिटिव। इनके केस में हमें जो स्टैटिक JTD देखने को मिलता है। यस,